नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 10 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 11 तारीख यानी कल एक ऐसी तारीख है जिसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि आखिर ईरान पे हमला होगा या फिर नहीं होगा। और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समय भारत में बीजेपी का हाल ऐसा हो सकता है कि किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है, चूंकि अपोजिशन बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को घेर रहा है और बीजेपी पूरी दुनिया में इस कदर एक्सपोज हो गई है कि इसके बारे में आज आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान के इंटेलिजेंस ने यह दावा किया है कि आज के बाद हम अपनी किसी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल किसी भी वक्त हमला करने के लिए अमेरिका को उकसा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे हाल में ईरान का यह बयान आना मतलब बड़ा साफ है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि चाइना से एक और आर्मी प्लेन भर के सामान आया और इस प्लेन में क्या कुछ भरा था, इसको कहां उतारा गया, इसके बारे में हम आपको डिटेल में भी जानकारी देंगे। और साथ ही गाजा के ऊपर लगातार अमेरिका का ऐसा बयान निकल के सामने आ रहा है जिसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि अमेरिका भी इजराइल की ही भाषा बोलता है। भले ही दोनों के बीच तकरार हो, भले ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने कभी कभार आके खड़े हो जाए, लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप वही करता है जो बेंजामिन नेतन्याहू का मन होता है। वैसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही ईरान और इजराइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबर बताता हूं। लेकिन आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे आप पूरी तरीके से प्राइवेट हैं, जहां पे आप पूरी तरीके से सेफ हैं और यहां पे आप अपने मनपसंद की सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फुटबॉल देखना है आप फुटबॉल देखें, आपको क्रिकेट देखना है क्रिकेट देखें, कोई भी मैच आपको लाइव देखना आप लाइव देखें, टेनिस देखना है टेनिस देखें। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये ना तो आपका बैंक अकाउंट मांगेगा, ना ही आपका कोई पर्सनल डिटेल मांगेगा, ना ही आपसे कोई प्राइवेसी सेटिंग में चेंज करने को कहेगा। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है, यानी बात केवल आपसे शुरू होगी और आप तक खत्म हो जाएगी, कोई और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल पाएगा। और साथ ही ना ही ये ऐप ये प्लेटफॉर्म आपसे कोई जानकारी मांगेगा। तो अगर आप भी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, किसी से भी अपनी जानकारी शेयर नहीं करना चाहते, तो आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिए, उसमें इस प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर करना है इसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखा है। और साथ ही अगर आप मेरा कोड राजपूत 10 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो ज़्यादा देर मत कीजिए, अपने प्राइवेसी को मेंटेन कीजिए और जाके उस ऐप में आप रजिस्टर्ड कीजिए। खैर, अब खबरों की तरफ चलते हैं। और सबसे बड़ी खबर इस समय दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि 11 तारीख के बाद यानी 11 फरवरी साल 2026 के बाद फैसला हो जाएगा कि आखिर ईरान के ऊपर हमला करना है या फिर नहीं करना है। और 90% से ज़्यादा चांस है कि फैसला यही होगा कि ईरान के ऊपर छुप के हमला करना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहा था कि भाई साहब, जब तक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आप नहीं रोकते हैं तब तक ईरान के साथ आप कोई भी डील ना करें और ईरान पे फिर हमको मजबूरी में हमला करना पड़ेगा। ये बात जब बेंजामिन नेतन्याहू ने बोली तो बेंजामिन नेतन्याहू की उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप डील करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने केवल न्यूक्लियर के मुद्दे पे बातचीत की। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कहा कि हम इसके बारे में तो कोई बातचीत करेंगे नहीं। तो ऐसे हाल में बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान निकल के सामने आता है और बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि अगर अमेरिका हमारा सपोर्ट नहीं करता या फिर अमेरिका हमारा साथ नहीं देता तो भी ऐसे हाल में हम अकेले ही ईरान पे हमला करेंगे। अब सुनिए, दबाव बनाने के लिए ही बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाला डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, वो भी कल। तो कल जब आमने सामने बातचीत होगी तो इस बातचीत में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर लेगा कि भैया आप हमला कर दो। और ऐसा नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू तो पर्दे का आगे का खिलाड़ी है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू पर्दे के सामने आके खुल के ये बात बोल रहा है कि भाई साहब ईरान पे हमला कीजिए, लेकिन एक बात आप और जान लीजिए कि अरबों के अंदर भी कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जो पीठ पीछे से डोनाल्ड ट्रंप को उकसा रहे कि आप तैयारी थोड़ी सी और एडवांस कीजिए, तैयारी थोड़ी सी और आगे बढ़ाइए और उसके बाद हमला कर दीजिए। यानी कल की जो तारीख है ये तारीख बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, चूँकि ईरान की आर्मी की वर्षगांठ भी है, जो इस्लामिक रिपब्लिक वहाँ पे तैनात है उसकी वर्षगांठ भी है। इस वजह से इस बात के चांसेस हैं कि अब 11 तारीख के बाद कुछ बड़ा फैसला होगा। इसी बीच जो इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट है उसने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर
एक महीने के अंदर जो ईरान है वो 300 प्लस मिसाइलें बनाता है, यानी एक साल की बात करें तो 3600 से ज्यादा मिसाइलें ईरान बना रहा है। और इजराइल का कहना है कि ईरान की मिसाइलिंग प्रोग्रामिंग को लिमिटेड करना होगा। और एक बात बोली आज इजराइल ने कि अगर भाई साहब ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को लिमिटेड नहीं किया, और जो एक थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां के बाद सिचुएशन खराब हो जाती है, तो इजराइल का कहना है कि जो थ्रेशोल्ड है अगर वो ईरान पार करता है तो हमें अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही हमला करेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू इस समय डोनाल्ड ट्रंप को यही बात कन्विंस करने के लिए जाने वाला है। अब सुनिए, इधर इतनी चीजें तो चल रही हैं, अमेरिका क्या कर रहा थोड़ा सा आप वो जान ले। अमेरिका ने आज अपने जहाज़ों को ये आदेश दिया, और खासकर कोई भी जहाज हो, चाहे मिलिट्री जहाज हो, चाहे नॉर्मल शिप हो, चाहे जो यॉट होती हैं वो हो, कोई भी ऐसा जहाज जिस पे अमेरिका का झंडा लगा हो, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ तौर पे हिदायत दी कि भैया आप जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना ईरान के ओशन से, यानी ईरान के समुद्र से दूर रहना। अब ऐसा क्यों कहा? अगर अमेरिका को डील करनी है, अगर अमेरिका शांति के रास्ते पे चल रहा है और ये चांसेस हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका हमला करेगा ही नहीं, तो आखिर ये वार्निंग अमेरिका क्यों दे रहा? इसका मतलब बड़ा साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खतरनाक प्लानिंग की है और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमला कर सकता है। दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भैया हमारे झंडे वाले जितने जहाज हैं उन जहाज़ों को दूर रखा जाए। इसी बीच अब आप बड़ी खबर सुनिए कि रशिया के टैंकर के ऊपर भी आज अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। दरअसल रशिया का टैंकर एक्विला 2 वेनेजुएला से चाइना के लिए तेल लेके जा रहा था, मे बी ये तेल स्मगलिंग का था या फिर जो भी था। जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चली, अमेरिका ने अपने लोगों को भेजा और भेजने के बाद उस टैंकर को अपने कब्जे में लिया, और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से रशिया के टैंकर को किस हिसाब से पकड़ने का काम अमेरिका ने किया। और ऐसा कोई पहली दफा नहीं हुआ। पिछले 2-3 महीनों का सिनारियो अगर आप देखें तो रशिया के न जाने कितने टैंकरों को अमेरिका ऐसे ही पकड़ के अपने कब्जे में ले चुका है। यानी मतलब बड़ा साफ है कि रशिया से भी भिड़ने की पूरी तैयारी अमेरिका कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय बार बार पुतिन को उकसा रहे हैं। और एक बड़ी बात आप जानिए, अगर पुतिन ने अब कोई रिएक्शन नहीं दिया या फिर पुतिन ने अब कोई कार्रवाई नहीं की तो मतलब बड़ा साफ है कि फिर पुतिन के ऊपर से भी लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। लेकिन इधर चाइना जो है वो भी पूरी तरीके से हमलावर है, और चाइना ने बाकायदा दोस्ती निभाते हुए आज फिर ईरान के अंदर एक कोई प्लेन भेजा है। मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्लेन चाइना से उड़ा है, तेहरान में आके इस प्लेन ने लैंड किया है। लेकिन सबसे ताजुब भरी बात दोस्तों ये है कि इस प्लेन में क्या मटेरियल भरा गया है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत छुपा के लाई जा रही है तो मतलब बड़ा साफ है वो चीज़ बहुत कीमती है, वो चीज़ इस सिचुएशन के हिसाब से बहुत कीमती है। और ऐसी सिचुएशन में कीमती चीज़ें क्या होगी? या तो यूरेनियम होगा और या तो आर्मी की कोई चीज़ होगी, मिलिट्री की कोई चीज़ होगी। और दोनों ही सूरत हाल में अमेरिका को तगड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान गाजा के मामले पे निकल के सामने आया, और गाजा के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने वही भाषा बोली जो भाषा इजराइल बोलता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई साहब गाजा में जो लोग कहते हैं कितने मर गए उतने मर गए, कायदे से अगर आपको बताओ तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 58,800 लोग मरे हैं और ये केवल हमास के आतंकवादी हैं। इसमें एक भी लोकल सिविलियन, एक भी लोकल फिलिस्तीनी नहीं मारा गया है, ऐसा कहना डोनाल्ड ट्रंप का। वीडियो देखें आप। Hamas has lost 58,000 people. That's big retribution. That's big retribution. People understand that. So, no, I think they're all tired of fighting, and this really gives the whole Middle East. This is beyond Gaza. Gaza is very important, but this is beyond Gaza. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की ही भाषा बोल रहा है। मतलब गाजा में केवल 58,800 लोग मारे गए और इतने केवल हमास के लड़ाके थे।
इसमें किसी लोकल सिविलियन का खून तक नहीं बहा, यह कहना डोनाल्ड ट्रंप का। और सुनिए, आज की ताजा खबर बताता हूं, आज फिर गाजा के ऊपर बड़ा हमला करने का काम इजराइल ने किया है और इसमें कई मासूम फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। और साथ ही यह ऐसा हमला नहीं था कि कोई ड्रोन जाके हमला करता, बाकायदा एयरक्राफ्ट से आते हैं और एयरक्राफ्ट से उस जगह पे गाजा के अंदर बम बरसाया गया और यह कहा गया कि हमने तो हमास के ऊपर हमला किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमास के जो लड़ाके हैं वो तो सुरंग के अंदर रहते हैं, उनका अंदर ही अंदर टनल है, टनल के ऊपर लोकल फिलिस्तीनियों का घर है। तो अगर टनल के ऊपर हमला हुआ है तो ये कैसे माना जा सकता है कि उस टनल के ऊपर जो फिलिस्तीनी रह रहे थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का कहना है कि भाई साहब फिलिस्तीनी नहीं मारे जा रहे। दोगलेपन की सीमा आप देखिए इन लोगों की। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा बेंजामिन नेतन्याहू को रुसवा करने का भी काम किया है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि चोर चोर मौसेरे भाई ही होते हैं। दरअसल 19 तारीख को गाजा के मामले में जो पीस ऑफ बोर्ड बना है उसकी मीटिंग होनी है। वहां पे फंड रेज किए जाएंगे, वहां पे पैसे और चंदे की बात होगी और उस मीटिंग में पाकिस्तान जाएगा, उस मीटिंग में तुर्की जाएगा। पाकिस्तान का स्टैंड यह है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, यानी पाकिस्तान के हिसाब से इजराइल तो कोई देश नहीं है। लेकिन उसी पीस बोर्ड मामले में इजराइल के सामने ही जाके जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो बैठेगा, वहां पे बातचीत होगी। हालांकि पाकिस्तान को नहीं चाहता इजराइल की वो पीस ऑफ बोर्ड में रहे, लेकिन इजराइल खुद भी पीस ऑफ बोर्ड में, यानी एक ऐसा बोर्ड जहां पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है और गाजा के मुद्दे पे बातचीत होनी है। मुद्दा क्या होगा कि भैया पैसे दो, पैसे दे के गाजा को हम डेवलप करेंगे। अब कहानी आप सोचिए कि जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कर्जे पे चल रही हो, जो वर्ल्ड बैंक से लगातार लोन ले रहा हो, वो पाकिस्तान गाजा के लिए पैसे दे रहा, वो भी ट्रंप के कहने पे। अपनी मर्जी से देता तो भाई तालियां बजनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ट्रंप के कहने पे, ट्रंप के खाते में, ये कोई गाजा के खाते में नहीं जाएगा, ट्रंप के खाते में ये पैसा जाएगा। और देने का काम कौन कर रहा? पाकिस्तान। इस हिसाब से पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की सरकार ने मूर्ख बनाया है कि भाई साहब देखो हम गाजा के लिए कुछ कर रहे हैं। एक बात नहीं समझ में आती कि गाजा के लिए कुछ करना है तो गाजा के जो फिलिस्तीन के मिनिस्टर्स हैं, जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, आपको बहुत पैसे देने, आप उनको दे दो। फिलिस्तीन की जो एम्बेसी आप वहां जाके डोनेट कर दो, लेकिन वो आप करोगे नहीं। आप डोनाल्ड ट्रंप को पैसे दोगे और अगर ये काम करोगे फिर पूरी दुनिया में आपकी इज्जत क्या है बताने की जरूरत नहीं है। खैर इज्जत तो हमारी बहुत डाउन है। और क्यों है अब आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारा एक छोटा सा दुश्मन है चींटी बराबर, जिसका नाम है बांग्लादेश। एक ऐसा देश जिसको बताने के लिए कि हम देश है, अपने नाम के अंत में उसको देश लगाना पड़ा, बांग्लादेश। उसके ऊपर पाकिस्तान की मेहरबानी है और अब अमेरिका की भी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जब डील की थी तो हम लोग खुश थे कि भाई उसको 19% देना और हमको 18%। बांग्लादेश के साथ भी सेम सीन था कि बांग्लादेश को 19% टैरिफ देना था और भारत को 18%। हम खुश थे। लेकिन अब सुनिए, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील हुई है जिसके तहत अब बांग्लादेश को 19% ही टैरिफ देना है। लेकिन बांग्लादेश की जो मेन इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की, यानी कपड़ों की। और अगर बांग्लादेश अमेरिका से टेक्सटाइल खरीदता है, यानी कपास खरीदता है, सूत खरीदता है, तो उस पर जब कपड़ा बनाएगा और कपड़ा बनाने के बाद बेचेगा तो 0% टैरिफ। अब आप सोचेंगे इससे हमें क्या नुकसान हुआ? इससे हमें यह नुकसान हुआ कि एज ए इंडियन हम सबसे ज़्यादा कपास और सूत किसको बेचते थे? बांग्लादेश को। बांग्लादेश उसको बना के पूरी दुनिया में बेचता था। अब फ्री में, चूंकि 0% टैरिफ है, तो फ्री में वो कपड़ा खरीदेगा अमेरिका से, यानी जो मेन कीमत होगी वो कीमत देगा। और साथ ही जब कपड़ा बना लेगा तो बिना किसी टैरिफ के, जैसे हमें 18% टैरिफ लगाना होगा, लेकिन बांग्लादेश बिना किसी टैरिफ के अमेरिकन सूत के बने हुए कपड़े अमेरिका में बेचेगा और अच्छा खासा पैसे कमाएगा। तो फिर अमेरिका का कपड़ा छोड़ के वो भारत का क्यों खरीदेगा? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रिया सिन्नेत्र ने खुद अपने मुंह से कहा है, उनका बयान आप सुनिए। भारत के ऊपर अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाया था, बांग्लादेश के ऊपर 19% टैरिफ लगाया। बांग्लादेश के टेक्सटाइल, वहां की अपैरल, वहां के गारमेंट्स पर 19% टैरिफ लगाया। लेकिन उसके साथ एक क्लॉज डाला गया है जो हिंदुस्तान की डील में नहीं है। इसको जीरो एक्सेस क्लॉज कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि बांग्लादेश के गारमेंट मेकर्स अगर अमेरिकी कॉटन और अमेरिकी यान से कपड़ा बनाएंगे तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान की डील में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऊपर तो 18% टैरिफ लगना ही लगना है। यह खबर हमारे लिए दो स्तर पर बहुत बुरी है। पहली,
इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे कॉटन, हमारी यार्न इंडस्ट्री का होगा, जो लोग कॉटन उगाते हैं। इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश हमसे बहुत सारा सूत, बहुत सारा कॉटन खरीदता है। अब वो ये कॉटन अमेरिका से खरीदेगा क्योंकि ऐसा करने पे उसका फायदा होगा। दूसरा नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स का होगा। हम पर तो 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन बांग्लादेश वहां से खरीदकर जब बनाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो 18% जिस पर टैरिफ लगेगा और जिस पे 0% टैरिफ लगेगा, पौ 12 तो 0% वाले की रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि सुप्रिया सिनेत्र ने कितना सही मुद्दा उठाया है कि किस हिसाब से इस समय जो बांग्लादेश है वो भी हमसे ज्यादा फायदे में है। मोदी साहब की दोस्ती हमको कहां लेके आ गई कि रशिया हमारे साथ था, रशिया हमसे नाराज हो गया। बांग्लादेश जो हमसे इतना पीछे था आज हमसे आगे चला गया। पाकिस्तान से हम कंपेयर करते रहते हैं, वो भी हमसे आगे ही जा रहा। तो आखिर हमारी स्थिति कहां है? अब सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है भारत के खिलाफ कि हम भारत के जहाजों की जासूसी करेंगे। हम भारत के जहाजों की जासूसी करेंगे और कभी भी हमें यह पता चला कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है तो ऐसे हाल में हम भारत के ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ और ठोक देंगे। यानी 18 और 25 मिला दे तो 43% टैरिफ हमारे ऊपर और लग जाएगा। इतना बड़ा ऐलान अमेरिका ने किया। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि हम किससे तेल लेंगे, क्या तेल लेंगे, कितना तेल लेंगे। ये डिसाइड करने वाला अमेरिका कौन होता है? और ये बात मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं। राजीव सरदेसाई जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। वो निगाह रखेंगे भारत पर, और भारत ऐसा करता पाया जाता है तो फिर से 25% टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी दी जा रही है। ये धमकी नहीं तो और क्या है? हाउ डेयर दे। दूसरा देश हमारी नीतियों पर जासूसी करेगा, करता रहे, पर हम पर वो सजा भी लगाएगा, जुर्माना ठोकेगा, ये धमकी देगा खुल्लम खुल्ला, और इस बारे में कोई सफाई नहीं आएगी। ये चिंता का सबब हो जाता। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से राजीव सरदेसाई ने कितनी सही बात बोली है। और अब सुनिए, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करके भारत और रशिया के ताल्लुकात को खत्म कर रहा। यानी ये बात अब रशिया भी मान रहा है कि भारत और रशिया के ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं। भले ही उसमें नाम अब अमेरिका का लगा दे कि अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा, अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा, अमेरिका ये कर रहा, अमेरिका वो कर रहा, डज नॉट मैटर। वी लिटरली डोंट केयर व्हाट अमेरिका इज डूइंग। बट हमारा कंसर्न ये है कि भाई साहब आप ये बताओ, अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला? 150 करोड़ की हमारी आबादी है, हम नहीं डिसाइड कर रहे, अमेरिका डिसाइड कर रहा, तो हमारी इज्जत क्या? खैर क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर वेपन है। और ये ऐलान किसने किया है, किसने खुलासा किया है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वजह से अगली वीडियो लाजमी देखिएगा और वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।